इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं दूंगा अभी इसी वर्कशॉप के अंदर, जो कि आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे और अगर आप उन पे काम करते रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। सो लेट्स कम टू जिसके बारे में बात हो रही है इतनी ज्यादा, तो कम्युनिकेशन है क्या चीज। सो एनीबडी इन कमेंट्स इन चैट, कहीं कोई लिखते कम्युनिकेशन आपके नजदीक है क्या चीज, किसको बोलते हैं कम्युनिकेशन? बातें करने बस। जी अलीशा बोले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर, अकॉर्डिंग टू मी कम्युनिकेशन मीन्स के अपना जो एक अपनी बात है वो इजी वे में दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। ठीक है, ओके, और कोई? communicate my language, to behave, show my expression to others by act or words। ठीक हो गया, आलिया ने भी बड़ा ठीक लिखा है, हरीम ने to convey our message to someone। अब्दुल अहद जी आप क्या कहना चाहते ये जैसा कि आपने कहा द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड इमोशंस, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो कुछ मालूम है, आपके जो ख्यालात हैं और आपके जो एहसासात हैं वो दूसरों के साथ किस तरह एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब उनका तबादले को कम्युनिकेशन कहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक हो गया। सो सब लोगों ने बड़ा अच्छा बोला है। साइमा जी आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट सेशन सर। थैंक यू। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, और ये राइटिंग के जरिए भी हो सकती है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी कर सकते हैं, और हम माउथ टू वर्ड भी कर सकते हैं। सही, परफेक्ट परफेक्ट, आप सबने बड़े अच्छे आंसर दिए। इधर मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज पे फोकस करने का कहूंगा, वो जिस चीज पे किसी और ने फोकस नहीं किया, दैट इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग का ये मतलब है कि सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, अपने आइडियाज नहीं देने, अपने इमोशंस नहीं दिखाने। दिस इज एक्सचेंज, आपने दिखाने हैं और दूसरे के भी समझने हैं। तो इसको कहते हैं हम फुल फ्लेज हमारा जो कम्युनिकेशन होता है। सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, जैसे आप लोगों ने भी पहले बताया, इसका अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें पहली जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो है वर्बल, कि हम जो बात करते हैं, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स। अभी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कुछ वो बोले हैं, दिस इज दे वर कम्युनिकेटिंग देयर पॉइंट, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज नॉन वर्बल, ठीक है। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप इवन आप बैठे किस तरह हैं, आप एंटर कैसे हुए हैं और आप उठ के जा कैसे रहे हैं, ये भी आपकी कम्युनिकेशन में आ जाता है। हम तो कहते हैं कि हम जब बोल रहे हैं, नॉर्मली ये होता है हम जब बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, यही हमारा कम्युनिकेशन है। बट इवन जब आप कमरे में एंटर होते हैं इंटरव्यू के लिए, या आप निकल रहे होते हैं, आप बैठे कैसे हैं, आप बढ़ते बात करते हुए कैसे बैठे हैं, ये सारी चीजें जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। थर्डली जो चीज हमारे पास आ जाती है दैट इज सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है आफ्टर वर्बल, वो हमारे पास है रिटन। इसमें लोग इस दुनिया से जा चुके हुए हैं जिन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं, वो अपना पॉइंट हम तक कम्युनिकेट करके गए हैं। ऐसे ही आजकल हम ईमेल्स लिखते हैं, आपको कहीं से भी इंटरव्यू की कॉल आती है फॉर एग्जांपल, आप उस ईमेल का रिप्लाई करते हैं, आपका कम्युनिकेशन वहीं से इंगेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी जो रेज्यूमे होती है, जो आप अपनी सीवी बनाते हैं, उसके ऊपर जो कुछ आप लिखते हैं वो असल में आप कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं कंपनीज को कि मैंने ये किया है और ये नहीं किया। अगेन कवर लेटर्स जो आपके होते हैं वो भी। जो लास्ट हमारे पास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज डिजिटल, ठीक है। उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं हमारे पास, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, सोशल मीडिया हमारा कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें। इधर मैं एक बड़ी आप लोगों को अहम मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी एज रिस्पेक्टफुल, जितने लोग भी उसको फॉलो करते हैं, इट्स एज रिस्पेक्टफुल एज एनी अदर पार्टी, ठीक है। बट आप बड़ा एक वाज़ेह फर्क देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरी पार्टीज के नैरेटिव से या उनके डिजिटल कम्युनिकेशन से, तो आपको फर्क वही नजर आ जाएगा।
कि वो क्या यूज कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिवली डिजिटल पे जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरी पार्टीज कैसे जाके कम्युनिकेट कर रही हैं। और यही चीज आपके सोशल मीडिया पे अगर आप चलें और आप देखें कि जो आपके अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो आपके अच्छे टिकटॉकर्स हैं, वो अपने इसी डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से, किसी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं किसी के कम है, जो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उतने ज्यादा पर्क्स पा रहे हैं। तो दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर बेसिकली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और हम में से सारे लोग इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, बट हम कर ये सारी चीजें रहे होते हैं। नॉन वर्बल है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज तक तो लोगों को पता है, बट हाउ यू सिट इवन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जब इंटरव्यू की बात हो रही, जब कोई आपको जज कर रहा होता है उस टाइम। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है कि एक इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इन 4 फॉर्म्स में से कौन सा होता है? आप अपना चैट में लिख, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? नॉन वर्बल, आलिया, ओके, नेक्स्ट। Both verbal and non-verbal, I think. परफेक्ट सुमैया, ठीक हो गया। नईम भी कह रहे हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक हो गया। सो यू गाइस आर राइट, बिल्कुल वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, जो दूसरी 2 चीजें लिखी हुई है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये बड़ा अहम होता जाता है। अब मिसाल के तौर पर जब आप अपने करियर में इंशाल्लाह आप लोग जब 5-6 साल का आपका करियर हो जाएगा, उसके बाद कोई आपका इवन रेज्यूमे भी नहीं देखता, कोई ये भी नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं। वो बंदे को अप्रोच ही करते हैं डायरेक्टली कि उनका डिजिटल कैसा दिख रहा होता है, उनका लिंक्डइन कैसा दिख रहा होता है, उस पर पहुंचते हैं और कहते हैं साहिब ये आ जाए हमारे पास और ये आपके लिए ऑफर है और ये टर्म्स हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर लें प्लीज, हमारे पास आ जाए। क्योंकि वो अपना कम्युनिकेशन पहले दे चुके होते हैं, उनका इंटरव्यू हो ही चुका होता है। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ग्रो इन योर करियर। बट आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल है, इन 2 पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर। सही हो गया जी। नेक्स्ट, व्हाई कम्युनिकेशन इज की टू गेटिंग हायर्ड। जब भी आप लोग, जब भी एक एम्प्लॉयर हायर कर रहा होता है किसी भी बंदे को, अब फॉर इंस्टेंस मैं हायर कर रहा हूँ एक बंदे को फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो सबसे अहम चीज मेरे लिए क्या होगी किसी भी बंदे की? जी बताएं, सबसे अहम चीज क्या होगी अगर किसी बंदे को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर करने लगे? कोई भी एम्प्लॉयर सबसे अहम चीज क्या देखेगा? whether he's a subject matter expert or not. बिल्कुल, ये चीज तो देखेगा। And how much work he has done in that domain earlier. So you're परफेक्ट, looking for yeah, because a lot of people they focus on the numbers. ओके परफेक्ट। सो व्हाट इफ इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट ही बहुत ज्यादा हो कि फाइनेंस के लोग ही बहुत ज्यादा हैं, सबको काम आता है, विच इज द केस इन पाकिस्तान? एक्सपीरियंस, ओके, ठीक है, फातिमा ने सही कहा है, एक्सपीरियंस फिर आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग। Skills, सॉरी सुमे अगेन। skills, sir, skills. स्किल्स, बिल्कुल ठीक कह दिया। पर इस पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ट कम्युनिकेशन, The way of communication, वे ऑफ कम्युनिकेशन the सर। way of talking, the way of communication. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अल्फा कह रही है अटेंशन टू डिटेल बड़ा अहम चीज है हमारे पास। बट ऑनेस्टली एज एम्प्लॉयर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि पहली चीज जिससे हम सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स फिल्टर आउट करते हैं ना, सबसे ज्यादा, दैट इज कम्युनिकेशन। क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब भी किसी जॉब का ऐड लगता है, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको वो काम भी आता होता है, रेलेवेंट मिनिमम एक्सपीरियंस भी एग्जिस्ट करता होता है उनका, अटेंशन टू डिटेल भी उनके पास होती है, सारी चीजें होती है। पर एम्प्लॉयर को बेट लेनी होती है कि जब ये बंदा मेरे पास या ये बंदी मेरे पास जब आएगी तो ये अपने फेलोज के साथ कैसे काम करेगी, ठीक है, और क्या ये हमारी बात को भी समझेगी जो हम बात कर रहे हैं। उस चीज को देखने के लिए हमेशा पहला इंटरव्यू
जब भी आप लोगों में से काफी लोग अपने करियर में दाखिल हो चुके होंगे, कुछ लोग अभी करियर अपना स्टार्ट करने लगे होंगे, पहली कॉल जो आपको आती है दैट इज अ स्क्रीनिंग कॉल। उसके अंदर सिर्फ ये गेज किया जाता है कि बंदा क्या अपनी बात हमें बता भी पा रहा है कि जिंदगी में क्या किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा पा रहा है, क्या काम करा पा रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं वो कम्युनिकेशन के बेस पे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास। अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो हमारा है वो क्या चीजें दिखाता है। अगर किसी बंदे को हमने कॉल की है और वो अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम तक कन्वे कर पा रहा है, उससे नजर आता है कि जब वो हमें ज्वाइन करेगा कितना वो प्रोफेशनल रहेगा, दूसरे की बात सुनेगा, समझेगा, उस पर अमल भी करेगा, अपने मैनेजर की बात भी समझेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स जो उसको रिपोर्ट करते हैं उनको बात अपनी समझा पाएगा। इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। और सेम कोलैबोरेट भी तब कर पाएगा, किसी और डिपार्टमेंट के साथ बात करनी है, फाइनेंस वाले को एचआर वाले से बात करनी है, ठीक है, तो तभी कर पाएगा जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट ना कर पाए सही से और किसी चीज की डेडलाइन गुजर जाए और कल को उसकी बहस हो रही हो एक दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे के साथ, तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जो मैनेजमेंट तक जाएगा। उसको देखकर ऑफ कोर्स उसका इमेज खराब हो रहा होगा, उसका करियर इफेक्ट हो रहा होगा उस कंपनी के अंदर। एंड थर्डली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है ना, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, सो बाय प्रॉब्लम आप ये मत समझें कि किसी की लाइफ का कोई प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। आपकी जॉब में जो भी आप छोटा सा भी चैलेंज फेस करते हैं अपने डे टू डे वर्क के अंदर, उसको एक प्रॉब्लम ही कहते हैं। वो आप तभी समझ पाते हैं जब आप उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि इस मसले की जड़ क्या थी। जड़ तक आप तभी पहुंचते हैं जब आपके पास रिटन में, वर्बल, सारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको आप सही से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, तो तब जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। सो एम्प्लॉयर इसलिए सबसे ज्यादा जो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग फिल्टर आउट करते हैं, वो कम्युनिकेशन की बेस पे करते हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड वर्क एथिक्स। कोई बंदा कितने अच्छे से कम्युनिकेट करता है ये शो करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितना अच्छा वर्क एथिक्स दिखाएगा जब वो कंपनी के अंदर आएगा। और खास तौर पे आप लोग जब मल्टीनेशनल्स में अप्लाई कर रहे होंगे इंशाल्लाह कल को, यूनिलीवर में, आप पेप्सिको में, आप इस तरह बड़ी जितनी भी हमारी पीएमआई वगैरह कंपनीज हैं, इनमें जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आपको भेजते हैं। वो आपको फोन स्क्रीन भी नहीं करते, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाते, वो पहले आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट आपको एक गेम टाइप बना के भेजते हैं। आप वो जब हल करते हैं उसके अंदर सारी चीज जो टेस्ट हो रही होती है वो ये टेस्ट हो रही होती है कि आप क्या रिटन कम्युनिकेशन आपको समझ आता है, क्या वर्बल इंस्ट्रक्शन जो वहां मिल रही है वो आपको समझ आ रही हैं, और वहीं से वो मेजॉरिटी अपनी फिल्टर आउट कर देते हैं। सो क्यों, अगर वो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं करेंगे कल तो उनकी कंपनी के अंदर जाके बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, किसी ने कोई इनपुट देना हो यहाँ तक? एनीवन? नो? ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो अगर हम की कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें इंटरव्यू की सूरत हाल में, अगर किन कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे बंदा तो उसका इंटरव्यू एक बड़ा अच्छा चला जाता है। सो वन बाय वन हम इन पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग। अब इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है इसको समझने के लिए आप इसको एक दफा माइनस करके देखें या इसका अपोजिट सोच के देखें। सो यू आर इंटरव्यूइंग समवन, आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठा है और वो एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहा है। एक्टिव लिसनिंग से मुराद ये है कि एक बंदा अटेंशन दे, अंडरस्टैंड करे आपकी बात को और देन सोच समझ के उसका जवाब दे। अगर कोई बंदा ये चीज नहीं कर रहा होगा तो आपको वो कैसा फील हो रहा होगा? इस चीज को आप जैसे ही फील करेंगे इस फीलिंग को, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन समझ आएगा इंटरव्यूअर का तो आप उसका कोई जवाब देंगे, आप उसका कोई जवाब देंगे तो गेज होगा कि क्या आपको कोई चीज आती भी है उससे रेलेवेंट या नहीं आती। सेकंड चीज होती है क्लैरिटी, कि आपके आंसर्स में क्लैरिटी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कोई बंदा गौर से बात सुन ही नहीं रहा तो पहला ये जेस्चर आएगा कि भाई ये तो इंटरेस्टेड नहीं है कहीं हमारे काम के। सो कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट हमारा क्लैरिटी का। सो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप बात को घूम घुमा के एंड पे जाके अपना आंसर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स के पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और उसी ड्यूरेशन में उन्होंने गेज करना होता है कि इस पर्सन को
मेरी बात समझ आई है या नहीं है, अगर आई है तो क्या इसका जवाब भी है उसके पास या नहीं है। सो ऑलवेज कीप योर आंसर्स क्लियर एंड टू द पॉइंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे ये सवाल होता है कि क्या आपने फलां सॉफ्टवेयर पे काम किया है, सो द आंसर इज आइदर यस और नो, ठीक है। या तो आप इसको आंसर कर सकते हैं यस मैंने किया है और मैंने इतने ड्यूरेशन के लिए किया है, और एक वेग आंसर क्या हो सकता है कि मैंने सर फलां सॉफ्टवेयर पे बात काम किया, फलां सॉफ्टवेयर पे किया, फलां पे किया है, और एंड पे वो कहते भाई इस पे किया है आपने, तो आंसर इज नो, नहीं किया। तो आप इतना घुमा के क्यों लेके आ रहे थे बात, आप टू द पॉइंट बात करें, अपना आंसर बिल्कुल क्लियर दें लोगों को। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। The next is non-verbal communication, as I mentioned earlier, कि आपका पोस्चर क्या है, आप बैठे हैं, आप अपराइट बैठे हैं, आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के साथ, नहीं कर रहे, वो आपकी तरफ देख के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप खिड़की को घूर रहे हैं कि जी सर मैं, हाँ जी मैं मुल्तान से हूँ, मैं इधर से हूँ, ठीक है। सो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन इज फेशियल एक्सप्रेशन। अगर इंटरव्यूअर दरमियान में कोई बात कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन, कि फॉर इंस्टेंस आपका अपने आपके मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप क्या करेंगे, एंड द पर्सन इज स्माइलिंग एट द फ्रंट के सर देखेंगे ये हुआ, ठीक है। व्हाट डज इट शो, पहले यहाँ आई थिंक सारा ने लिखा है, पहले साइमा ने लिखा है कि इट शोज कि आप या तो इंटरेस्टेड नहीं है या आप सीरियस नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो द फोर्थ थिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टोन और आपकी पिच। अब नेचुरली वी आर ह्यूमन, इसमें ये होता है कि हर बंदे की नेचुरली एक टोन बड़ी डिफरेंट होती है। कुछ लोग हमसे बात कर रहे होते हैं एंड हमें लग रहा होता है, अगर हमने काफी दफा उनसे कम्युनिकेट ना किया हो, हमें लग रहा होता है जैसे लड़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों में भी कभी किसी को कह देते हैं कि भाई लड़ो तो नहीं मेरे साथ। होता क्या है कि उनकी थोड़ी जो साउंड होती है उसकी पिच थोड़ी ऊंची होती है, जो कि नॉर्मल लोगों की गुस्से वाली होती है, वो हमें लग रही होती है कि भाई ये गुस्से में, एक्चुअल में नहीं होते। सो इन द केस ऑफ इंटरव्यू, कोई बंदा आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगा। हम दोस्तों को तो दे देते हैं कि भाई नहीं ये गुस्से में नहीं है, ये बस बोलता ही इस तरह है, या ये बोलती ही इस तरह है। बट इंटरव्यूअर तो कभी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता इस तरह। इंटरव्यूअर तो आप उसके साथ अगर बात करेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे आपके साथ इस तरह, यू आर इन इंटरव्यू, आपने एक सुलझे हुए इंसान की तरह बात करनी है। तो हमेशा आपने जो बात करनी है एक सुलझे हुए अंदाज में करनी है, और जो भी आप अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कोई चीज नहीं आती जस्ट से नो, ठीक है। उसको झूठ बोल के कवर अप करना, दैट इज बैड थिंग, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आप एक्सवेव की बात करते हैं, एक्सवेव में किसी बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जी आप एक्सवेव क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जी मैं सोशल वर्क में काफी बिलीव करता हूँ, ये वो, ठीक है। दैट डजंट शो कि क्या ये बंदा वाकई ही सोशल वर्क में बिलीव करता है। आपका इंथ्यूजिज्म जो है वो नजर आना चाहिए कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड क्यों हैं, और वहीं से पता चल जाता है कि ये बंदा आके पूरी टीम की एनर्जी में कितना हिस्सा अदा करेगा। अगर एक बंदा बिल्कुल ब्लैंड बैठा होगा कि नहीं ओके सर ये वो, ठीक है, दैट शोज अगेन दैट कम्स बैक टू कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, और दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड नहीं है, या ये बंदा सीरियस नहीं है। सो लास्ट थिंग जो हमारे पास है की कम्युनिकेशन स्किल फॉर इंटरव्यू, दैट इज योर रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन आपका एम्प्लॉयर के साथ या आपके इंटरव्यूअर के साथ कई दफा हो रहा होता है। सो आपको कभी इंटरव्यू की कॉल आती है, मीटिंग का इनवाइट आ जाता है, पीपल रिस्पॉन्ड ओके, ठीक है, ईमेल का रिस्पॉन्ड कर देते हैं ओके। सो ओके का कोई मतलब भी नहीं है, या तो आप उसका जवाब ही ना दें, या आप उसको रिप्लाई करें प्रॉपर, आई हैव रिसीव दिस ईमेल, मैं इस टाइम पे आ जाऊंगा, ठीक है। और जब भी आप खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में जब भी आप कहीं रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जब भी वो कम्युनिकेशन करें तो आप अपने प्रॉपर सेंसेस में फुल अटेंशन से करते हो, नॉट दिस कि आप चलते हुए जा रहे हैं कहीं और आपने लिख दिया कुछ भी। उसमें होगा ये कि एक तो ग्रामर की उसमें लाजमी गलती आएगी, ठीक है, किसी चीज के स्पेलिंग नहीं याद होते, कहीं भी ग्रामर की अब गलती आ जाएगी, कहीं स्पेलिंग की इशू आ जाएंगे, ठीक है, कहीं आप गलत अटैचमेंट लगा देंगे। सो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड नोज। इनमें से कोई एक चीज भी नजर आ जाए किसी कैंडिडेट के अंदर, और जब आपको पता हो कि एक पोजीशन है एंड यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स कमिंग इन, तो दीज थिंग्स आर, इन लोगों को फौरन से स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये जो स्किल्स हैं
ये समझ आ गई होगी कि एक्टिव लिसनिंग बड़ी जरूरी है, अपना पॉइंट सीधा सीधा बताना है, पोस्चर अपना करेक्ट रखना है, आई कांटेक्ट करना है, अपनी टोन को देखना है, और अपना रिटन कम्युनिकेशन जो है उसको ग्रामेटिकल एरर फ्री करना है, और उसमें अपनी ईमेल्स में और अपनी इवन जो अटैचमेंट्स लगा रहे हैं उनको करेक्टली लगाना है। सो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी अलीशा। सर मेरा क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है कि आपने जैसे स्टार्ट में बोला था कि अगर एक पर्सन आपसे पूछ रहा है कि आपको आपने ये वाला जो है प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो वहाँ पे दो आंसर्स लाइक ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट वन इज यस और सेकंड वन इज नो। तो क्या हम ऐसा वे भी यूज कर सकते हैं कि हमने वो प्लेटफॉर्म वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया और हम नो में आंसर नहीं देना चाहते, बट हम उसके साथ ऐसा कम्युनिकेट करें कि उसको ये लगे कि हाँ इस बंदे को ये सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता, बट इसके पास एनर्जी है, इसके पास जो है वो शौक रखता है, पैशन रखता है कि वो अगर इस जॉब में आ जाए तो वो इस प्लेटफॉर्म और इस सॉफ्टवेयर को सीख लेगा। परफेक्ट परफेक्ट। अलीशा ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है यहाँ कि आपको कितना केयरफुल होकर जवाब देना चाहिए यस या नो का, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो नंबर वन, जो आपने प्रिंसिपल्स जो आपने जहन में रखते हैं ना किसी भी सवाल का जवाब देते हुए, उनमें पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना। बिकॉज जो बंदा इंटरव्यू कर रहा होता है उसको हर चीज का पता होता है, और एक टाइम पे उस चीज जब सामने आ जाती है तो दैट इज अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कि यार इस बंदे ने झूठ बोला मेरे से। सो पहला प्रिंसिपल तो हमारा ये हो गया कि हमने हमेशा सच बोलना है। सच क्या है कि वो सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं किया, तो पहला आंसर तो आपका आ गया नो। ठीक है, अब आपने अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखना है उस जॉब से? सो देयर आर टू वेज। या तो आपने जो सॉफ्टवेयर पहले यूज किए हुए हैं, अगर आपने किए हुए हैं, अगर तो वो रेलेवेंट है इस सॉफ्टवेयर से, तो आपका आंसर पे इस तरह से बन जाता है नो सर मैंने यूज नहीं किया हुआ, बट मैंने ये सॉफ्टवेयर XYZ यूज किया हुआ है विच इज सिमिलर, तो मैं इसको जल्दी सीख जाऊंगा। एक आंसर आपका ये हो सकता है। अगर आपने कोई भी नहीं यूज किया हुआ, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है नो मैंने ये नहीं यूज किया हुआ, बट आई एम वेरी क्विक एट लर्निंग, तो मैं ये बहुत जल्दी सीख जाऊंगा या जाऊंगी, बिकॉज मेरी ये फलां जो स्किल है इसको भी मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। तो आपका हमेशा प्रिंसिपल स्टांस शुड बी नंबर वन नो लाइज, एंड नंबर टू आपने खुद को रेलेवेंट रखना है उस जॉब के साथ, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ। हाँ जी, एक और कोई क्वेश्चन आ रहा था, अब्दुल अहद आई थिंक और किरण, कोई क्वेश्चन है किसी का और इधर? चलिए जी, वंडरफुल। ठीक है, सो अब हम एक एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं विच इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज। जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे ना, तो आपसे ये सवाल तो तकरीबन लाजमी पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस आप लोग अभी जितने भी इस कॉल में हैं, अगर आप लोगों से ये चीज पूछी जाती है किसी भी इंटरव्यू में कि आप आए हैं आप बैठे हैं, अगर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? लेट्स सी कि अभी क्या रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करता है। आप लोग प्लीज चैट में लिख के सेंड कर दें, यू हैव 1-2 मिनट्स, जितना टाइम भी ले लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू सी कि अभी हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है अंडरस्टैंडिंग। Yes, everybody is encouraged to please share their intros in the chat box. आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, it doesn't have to be perfect, it's just to give an idea to the host कि to the speaker कि आप अभी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपने इंट्रो में क्या चीज बतानी है, सिर्फ उस चीज का आइडिया देने के लिए दिस इज एन एक्टिविटी। एग्जैक्टली। ओके जी, सो अल्फा का रिस्पॉन्स आया है, प्रेजेंट बताएं कि आप करंट क्या रोल है, क्या स्किल्स हैं, क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, फिर पास्ट का बताएं एंड देन फ्यूचर अपने गोल्स का बताएं। ठीक है, दैट्स वन वे टू गो।
अलीशा कह रही है नेम, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, इफ समथिंग इज डूइंग इज अबाउट स्किल, ओके। अनीशा कह रही है एजुकेशन, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड फ्यूचर गोल्स, ओके। नेम, बिलोंगिंग, क्वालिफिकेशंस, हॉबीज, स्किल्स, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। Anybody else जो लिख रहे हैं बस सेंड कर दें। My name is Abdul Salam. I'm from district Khairpur. I'm a student of UI UX and I'm here to get this job. Perfect. Name, education, skills, experience. Perfect. So I think let's start with this example. So I'll give you one vague way of saying one vague way of answering this question, and then किस तरह से आपको करना चाहिए. So vague क्या हो सकता है? मैं चैट में से भी कुछ पढ़ूंगा और कुछ ये एक मैंने सामने सैंपल लिखा हुआ। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन एंड लाइक लर्निंग, ठीक है, मतलब वही कहना क्या चाह रहे हैं इसमें आप, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई लाइक लर्निंग, ठीक है, बट आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप हैं कौन। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऊपर से ही मेरे पास जो आए हैं। आरफा ने जो बताया कि प्रेजेंट से start with brief overview of your current role, skills and accomplishment, mention relevant past experience, ठीक है, future बिल्कुल ठीक है, name, experience, education, name, belonging, my name, अच्छा, so अब्दुल सलाम वाले पे हम for instance ले लेते हैं अब्दुल सलाम का, because इस तरह का response I was expecting. My name is Abdul Salam, I am from district Khairpur, okay, I am a student of UI UX, perfect, ठीक है, I'm here to get this job, ठीक है. So there is a portion of this intro which is excellent, but इसके अंदर कुछ चीज मिसिंग है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। हरीम का पढ़ लेते हैं। हरीम फातिमा, I have 2 years of experience in UI UX. I work with different clients and companies, helping them improve user experience and meet user needs. I have expertise in tools like Figma, Adobe, ठीक है, perfect, ठीक है। So let's compare this, जो आंसर एक सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। Okay. So strong response क्या हो सकता है? Strong response ये हो सकता है I recently completed my intermediate education with focus on जो भी आपका subject रहा है, ठीक है, and during my time at school I volunteered at जो भी activity है या कोई भी role आपने वहाँ निभाया which helped me develop strong communication and teamwork skills. So ये जो अब एक strong response है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ and then we'll go back to the chat, ठीक है। So पहली चीज जो कोई भी इंटरव्यूअर समझना चाह रहा होता है दैट इज कि बंदे की एजुकेशन या बंदी की एजुकेशन कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो नंबर 1 क्या चीज आपकी आ गई कि एजुकेशन क्या है, एंड नंबर 2 अहम चीज क्या आ जाती है कि आपकी एजुकेशन एग्जिस्ट किस फील्ड में करती है, ठीक हो गया। इससे पता ये चल जाता है कि क्या इस रोल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर ये इंडिविजुअल एजुकेशन वाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या आसान अल्फाज में बात करें तो क्या ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा उस पर या नहीं होगा, क्या इसको उस चीज का पता होगा फाइनेंस का या नहीं पता होगा। द सेकंड थिंग इज के हर जॉब के लिए ना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। सो एक होती है काम आना चाहिए, मतलब एक एजुकेशन नॉलेज एग्जिस्ट करता हो, एंड नंबर 2 हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता हो। सो वो आप किससे शो करते हैं? अगर एक स्टूडेंट है तो वो अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस से दिखा सकता है कि मेरा इतना वॉलंटियर एक्सपीरियंस है इस काम को करते हुए, या आई वॉलंटियर्स एट फाइनेंस इवेंट एट माय स्कूल, ठीक है। सो उससे पता चल जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट करता है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और देन आप उसको थोड़ा रेलेवेंट कर देते हो उस रोल के साथ कि दिस हेल्प मी डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, ठीक हो गया। सो अगेन गोइंग बैक टू प्रिंसिपल्स, नंबर 1 आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, ठीक है, कि मेरी एजुकेशन किस में है और किधर किस फील्ड में, एंड सेकेंडली आपने अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है, एंड थर्डली उसी एक्सपीरियंस को आपने इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ अटैच करना है। अगर एक जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट ये है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, ठीक है, तो इस बंदे ने अपने रिस्पॉन्स के साथ इस चीज को अटैच कर दिया है कि मैं आपकी इस रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट हूँ बिकॉज मैंने ये किया हुआ है और मुझे ये काम भी आता है बिकॉज मैंने ये पढ़ा हुआ है, सही है। सो एक दो मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेस यहाँ मिले हैं। माय नेम इज साइमन बतूल, आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, आई एम करेंटली स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वेयर आई एम परस्यूइंग डिग्री इन लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज, आई हैव बीन पैशनेट फॉर डिजाइन, आई रिसेंटली डिसाइडेड अ कोर्स इन डिजाइन फॉर फर्दर डेवलपमेंट स्किल्स, परफेक्ट, ठीक है। सो काफी लोगों के इंट्रोज जो है मुझे काफी पसंद आए हैं और दिस इज हाउ यू हैव टू डू,
ठीक है, हरीम का भी बिल्कुल इज अलाइनिंग विद इस रिस्पॉन्स जो मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर रहा हूँ, और साइमाज टू, और ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सेज भी हैं। सो परफेक्ट गाइस, जबरदस्त आप लोगों ने यहाँ रिस्पॉन्स दिया है। सो अगेन प्रिंसिपल्स को आपने नहीं बोलना। प्रिंसिपल्स क्या है कि अपने आप को रेलेवेंट दिखाना है उस जॉब के साथ। सो टेक अवे इस पूरे जो हमने एक एग्जांपल लिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका क्या होगा कि प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स एंड शो हाउ योर एक्सपीरियंस कनेक्ट्स टू द जॉब। ठीक है, सो ये जो चीज है आपके पास एजुकेशन, ये भी आपको कनेक्ट कर रही है जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, जॉब के साथ। जो आपका सब्जेक्ट है वो भी इसी के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी आपको इसी जॉब के साथ कनेक्ट कर रहा है, और ये जो आपने उस एक्सपीरियंस से चीजें गेन की हैं वो भी इस जॉब की रिक्वायरमेंट में है, इसलिए आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू आर इन मिडिल ऑफ योर करियर, लाइक 3 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आप जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं, यू डोंट हैव टू तोते की तरह फिर बोलना नहीं शुरू कर देते, सिर्फ आप सिर्फ रेलेवेंट चीज को मेंशन करते हैं कि भाई एजुकेशन इधर एग्जिस्ट करती है, एंड इस रोल से जो रेलेवेंट चीज होती है कि मैंने ये वाला एक्सपीरियंस वहां गेन किया था, ये वाला एक्सपीरियंस वहां गेन किया था। तो दैट गिव्स द आइडिया टू द इंटरव्यूअर कि यार ये बंदा या ये बंदी रेलेवेंट है इस जॉब से, एंड दैट इज वेयर द पर्सन इज शॉर्टलिस्टेड। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ? समवन रेज्ड द हैंड? नो? ओके, परफेक्ट। सो कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डूज एंड डोंट्स हैं जो आपने कभी भी इंटरव्यूज के अंदर नहीं करना है कम्युनिकेट करते हो। पहला जो डू है जो आपको हमेशा करना है, दैट इज स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, अगर आपको किसी चीज के बारे में किसी का क्वेश्चन समझ आ गया है, वेल एंड गुड, उसको एक्सप्लेन करें विथ कॉन्फिडेंस और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से। अगर समझ नहीं आया, एक्सक्यूज करें कि सर इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अगर आपका वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं एग्जिस्ट करता, जिससे नो सॉरी नहीं एग्जिस्ट करता, बट आई एम वेरी गुड एट लर्निंग या वट एवर। ठीक है, सो पहली चीज आपने यही करनी है कि क्लियरली कम्युनिकेट करना है और कॉन्फिडेंटली करना है जितना आप करना है। लिसन एक्टिवली एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी आप दूसरे की बात अच्छे से समझेंगे तो आप तभी अपना स्किल सेट शो कर पाएंगे कि यस मैं आपके इस सवाल का आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, और जो अगली चीज है आस्क क्वेश्चन, इस पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सवाल क्यों पूछने चाहिए इंटरव्यू के अंदर? जी आरिफ। सर आई थिंक सवाल हमें इसलिए पूछनी चाहिए ताकि ये सामने वाले बंदे को ये पता चल सके कि ये बंदा भी हमारे काम में इंटरेस्ट करता है इस जॉब में, और हमारी कंपनी में ये इंटरेस्ट ले रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बट आरिफ के सवाल के ऊपर एक और सवाल है कि क्या सवाल इसीलिए करने चाहिए ये शो करने के लिए कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ? आरिफ के अलावा कोई जवाब है इसका? जी अलीशा। अलीशा पहले जी। सो सर जैसे आरिफ ने बोला कि इंटरेस्ट शो करने के लिए, मेरा बेसिकली वही पहले था आंसर। बट ये है कि अगर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका मेन पर्पस यही है कि हम उनकी कंपनी के बारे में, और अगर वो हमें हायर कर भी लेते हैं तो अपने काम के बारे में क्वेश्चन करें, ताकि हमें क्लियर हो कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है और हमें क्या देना है उनको। बिल्कुल। साइमा। हाँ जी सर, हम क्वेश्चन इसलिए भी कर सकते हैं कि इसलिए इससे पता चले कि हमारी अटेंशन कितनी है। जो हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं उनको पता लगे कि हम जो है कॉन्फिडेंटली उनको सुन रहे हैं, और जो है हमारी अटेंशन उन्हीं की तरफ है। इससे भी क्वेश्चन करने से भी ये अंदाजा हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक हो गया। अनीशा। यस सर, मेरा भी सेम यही आंसर है। एंड देन हम जब सवाल करते हैं उनसे और वो हमसे करते हैं, इंटरव्यू जो पर्सन देता है वो इजी टू फील हो जाता है, एंड कम्युनिकेशन दोनों पर्सन्स के दरमियान अच्छी हो जाती है सवाल जवाब करने से। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। सो होता ये है, कोई भी इंटरव्यूअर जो होता है, एक तो सवाल आपको करने चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट नहीं करने चाहिए कि बस इसको ये शो हो रहा हो कि मुझे इंटरेस्ट है। बंदे के हमेशा बड़े लेजिट क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं। कभी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर
जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं उसके अंदर कोई गैप रह जाता है जो कि कल को जाके आपकी जॉब को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो सवाल आपको वहीं पूछ लेना चाहिए क्योंकि कल को जाके वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। और दूसरा, अक्सर जानबूझ के जब भी आपसे इंटरव्यूअर बात कर रहे होते हैं तो वो एक गैप छोड़ देते हैं, खुद ही किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए जानबूझ के एक चीज छोड़ देते हैं जस्ट टू टेस्ट आउट कि क्या बंदे का इंटरेस्ट इसी चीज के बारे में है भी सही या नहीं है, ठीक है। और खास तौर पे कुछ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए जस्ट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा इंटरव्यू के अंदर पूछ ही नहीं रहा, एक कंपनी है जिसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ज्यादा ऑन इंटरनेट, ठीक है, फिर भी एक बंदा उसके बारे में सवाल ही नहीं पूछ रहा, तो इंटरव्यूअर के माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं काफी ज्यादा कि ये बंदा क्या फिट इन कर पाएगा मेरी कंपनी के अंदर, क्या इसके जहन में ये क्वेश्चन है कि मैं पूछ लूं कि अच्छा आपके डेज कब ऑफ होते हैं, आपका सैटरडे ऑन होता है या ऑफ होता है, कुछ कंपनीज में ऑन होता है कुछ में ऑफ होता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंपनी से रेलेवेंट होके कंपनी की डायरेक्शन क्या है। ये सारी चीजें कुल मिला के ये शो कर रही होती हैं कि नंबर 1 एक बंदे का इंटरेस्ट है इस जॉब के अंदर, क्योंकि वो फर्म हो जाता है तब तक एक बंदा इतना डीप जा रहा है तो इंटरेस्टेड है इस चीज के अंदर। नंबर 1 कि एक बंदा इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, एंड नंबर 2 ये बंदा फ्यूचर एस्पेक्ट से भी सोच रहा है, ठीक है। अगर ये मेरे से ये सवाल कर रहा है कि कंपनी में आगे क्या बेनिफिट्स होंगे, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के विजन में क्या है, ठीक है। और नंबर 3, हर किसी को पता होता है कि जब भी कोई बंदा इंटरव्यू देने आता है तो वो इंटरनेट पे कंपनी के बारे में रिसर्च करता है और उस रिसर्च के अंदर हमेशा गैप्स रह जाते हैं जो कि पब्लिक नॉलेज में नहीं होते और वो एम्प्लॉय के लिए बड़े रेलेवेंट होते हैं। जब भी कोई बंदा उनके बारे में सवाल करता है तो दैट वो एक स्टैंप होती है उस बंदे के ऊपर कि ये बंदा इस रोल के लिए और इस कंपनी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। तो आपको सवाल इसलिए पूछने चाहिए। थोड़ा हम इस पे काफी ज्यादा डीप चले गए क्वेश्चंस पे, बिल्कुल, एंड आल्सो शोज दैट ही इज रिस्पांसिबल, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सो स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, लिसन एक्टिवली एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट जो है, प्रिपेयर एग्जांपल टू हाईलाइट योर स्किल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह हमने, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, जिस तरह हमने यहाँ ये चीज दिखाई थी ना कि आई वॉलंटियर्ड एट दिस एक्टिविटी, जिससे मुझे गेन ये हुआ, ठीक हो गया, और ये गेन आपकी इस जॉब से रेलेवेंट है, सो प्लीज हायर मी। सो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे थे कि हायर मी बिकॉज मैंने ये काम किया हुआ है और मेरे साथ, और मैंने उससे ये सीखा हुआ है। सो एग्जैक्ट इसका यही होता है कि आपसे सवाल हमेशा उससे रेलेवेंट पूछे जाते हैं। अब एक सवाल मैं यहाँ आपको ये बता सकता हूँ जो कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज के आपका किसी अपने पीयर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप क्या करें, ठीक है। सो उस सूरत हाल में ना आपको कोई एग्जांपल देनी पड़ जाती है। एक तो आप बता देते हैं हाँ ठीक है मैं अपने मैनेजर से बात करूंगा ये वो, ठीक है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस कि अगर फॉर एग्जांपल आपने गलती से एक ईमेल किसी और पर्सन को सेंड कर दी जिसको नहीं करनी थी, काफी कॉन्फिडेंशियल डाटा चला गया, अब आप क्या करेंगे। सो देन यू कीप आउट द इंफॉर्मेशन। अगर आपकी रेलेवेंट एग्जांपल एग्जिस्ट करती हो तो आप वो एग्जांपल कोट कर देते हैं। वो चीज जो होती है वो आपके एक्सपीरियंस को ऑथेंटिकेट करती है कि क्या ये एक्सपीरियंस वाकई एग्जिस्ट करता है या लोगों ने इंटरनेट से रिसर्च करके बस कोई भी आंसर या चैट जीपीटी से कोई भी आंसर याद किया हुआ। सो ये 3 चीजें हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है। क्लियरली बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें, गौर से सुने बात, कोई नहीं समझ आ रही सवाल पूछें, और हमेशा जब भी कोई बात कर रहे हो एग्जाम्पल दे दें, ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये। नेक्स्ट, अगर डॉन्ट्स की बात करें हम तो उसमें पहली चीज तो ये है कि आपने कभी भी तेज नहीं बोलना। सो जब कभी भी आप इंटरव्यू देने गए होते हैं तो कोई भी इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा होता कि यार ये बंदा किसी भी लैंग्वेज में कितना तेज कम्युनिकेट कर रहा है। सो कोई इंग्लिश की स्पीड टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा होता, कोई उर्दू की स्पीड टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा होता, कोई आपके किसी भी चीज के बारे में नॉलेज को स्पीड से टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा होता, ठीक है। आपको कम बोलना होता है और मुनासिब बोलना होता है जितना रेलेवेंट हो क्वेश्चन से। और जब लोग तेज बोलते हैं ना तो एक ये नेचुरल चीज है कि ये वाली चीज डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर कि दरमियान में लाइक यू नो, ठीक है, पॉज लेना बड़ा जरूरी है, बट उस पॉज को ये लाइक ये यू नो कहीं पे हम रुक जाते हैं। अच्छा तो फिर ये हुआ तो फिर तो करने लग जाते हैं दरमियान में,
सो ठीक है, वी आर ह्यूमन, वी हैव टू कलेक्ट अवर थॉट्स। जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें दरमियान में हमको सोचने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। सो उस टाइम में करना क्या चाहिए, ओके, फिर बोल लें, बजाय इसके कि अच्छा तो फिर आपको इस तरह करना है, नहीं, नॉट लाइक दैट। ठीक है, आप आराम से पॉज करें, बोलें आराम से, तसल्ली से, अपना उतना ही बोलें जितना आपको बोलना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो चीज है ये काफी इंटरव्यूअर्स को बहुत ज्यादा तंग करती है, दैट इज अगर कोई बंदा ओवरली कैजुअल हो रहा हो, आके बैठे हैं, टांग पे टांग रख लिया है, अगेन दैट कम्स बैक टू जो हम बात कर रहे थे आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टांग पे टांग रख के वो ऐसे टेक लगा के बैठ गए। ठीक है, इस तरह का, या कोई भी कैजुअल सा एटीट्यूड, हाँ जी आपने ये किया, हाँ वो किया हुआ है, वो किया हुआ है, वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, यू शुड सीम प्रोफेशनल और कि ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, डू नॉट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर, नेवर एवर। दिस इज नॉट टू से कि इंटरव्यूअर आपको कोई बॉस होता है या इंटरव्यूअर कोई खुदाई चीज होती है, नॉट लाइक दैट। वैसे ही किसी की बात को दरमियान में काट के अपनी बात शुरू कर देना इस बैड। ठीक है, ये वैसे ही हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों में भी कोई आप बात कर रहे हो और कोई आपकी बात काट के बात करना शुरू हो जाए तो बुरा लगता है। एंड लाइकवाइज इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम ही नहीं होता और इतने वर्ड्स ही नहीं होते कि आपके साथ फजूल में गपशप करे। कोई भी बात की जा रही होती है उसके पीछे कोई पर्पस होता है, कोई चीज टेस्ट आउट करने के लिए जा रही होती है। अगर आप उसी चीज को दरमियान में इंटरप्ट कर देंगे तो दैट डजंट मेक सेंस। दैट इज अनदर थिंग जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यूअर्स को तंग करती है। सो आई थिंक इन चीजों पे ध्यान दें, दीज आर डोंट्स, और ऊपर वाले जो हमारे रूल्स हैं इन पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करें और ये चीजें अपने जहन में नशीन कर लें भी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी। परफेक्ट, किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? जी अलीशा। नो सर। सर आपने अभी बात की कि अनप्रोफेशनल बंदा लगता है अगर वो टांग पे टांग रख लेता है, तो मैं ये भी एक ऐड करना चाहूंगी कि समटाइम मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने खुद को ड्रेस्ड कैसे किया है, लेकिन ये चीज भी अफेक्ट करती है। सॉरी, थोड़ा एक्सप्लेन करती हैं, मैं नहीं समझा इस बात को। मीन्स के लाइक आपने जैसे बोला था कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो मैटर करती है, तो उसके साथ अगर हम लाइक वेल ड्रेस्ड होंगे तो वो चीज प्रोफेशनल लगेगी, अगर हम वेल ड्रेस्ड नहीं होंगे तो वो फिर अनप्रोफेशनल होगी। एग्जैक्टली, अगर आप बहुत कैजुअल गए हुए हैं, लाइक देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन माय करियर जहां लोग शॉर्ट्स में आए होते हैं, लाइक जो आपके स्पोर्ट्स के शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर इंटरव्यू देने आए होते हैं। सो ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, सेमी फॉर्मल ड्रेस करें, या कंपनी के, हर कंपनी का एक अपना ड्रेस कोड होता है और वो आपको कैसे समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग है, बैंकिंग में इट्स फॉर्मल ड्रेस, आपको फॉर्मल शर्ट्स पहननी है, आपको ऊपर टाई लगानी है। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस यू आर वर्किंग इन एक रेस्टोरेंट चेन में आप काम कर रहे हो, द कल्चर इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, आपको इंटरनेट पे भी पता चल जाता है, आप किसी अपने दोस्त से जो वहाँ काम कर रहे हो उससे भी पता कर सकते हैं, कंपनी की जेन्युइन इंटरनेट पे आप देखें पिक्चर्स, उनसे भी पता चल जाता है कंपनी का एक ड्रेस का कल्चर। ठीक है, तो उसी के साथ आप फॉर्म करते जाते हो, आप टी शर्ट्स पहन के चले जाते हो, आप कैजुअल शर्ट्स पहन के चले जाते हो। ठीक है, बट सम ड्रेसिंग्स आर तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। ठीक है, तो हाँ जी अनीश। सर जैसे टीचर्स इंटरव्यू होते हैं या कोई और इंटरव्यू और सवाल जवाब होते हैं या डेमो होता है, और डेमो जो है हमें लैपटॉप या व्हाइट बोर्ड वगैरह पे देना होता है, अगर लिखते हुए या सवाल जवाब करते हुए बाय चांस आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए लाइक बॉल पॉइंट वगैरह, तो क्या वो हमें इंटरव्यू के दौरान उठा लेनी चाहिए या रहने देनी चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अनीशा का। ये सर मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, तो मैं इसलिए मैंने पूछा। परफेक्ट परफेक्ट। अनीशा, लाइक अगर कोई चीज आपसे गिर गई है और आपके अगले यूज में आनी है, ठीक है, और कहीं सामने ही गिरी है जहां आपका अपना पाँव दोबारा से आ सकता है उस पे, या आपको नीड भी है उसकी, तो फिर तो आपको पिक कर लेनी चाहिए। बट अगर आप अपने फ्लो में हैं, आप कोई चीज समझा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि किसी का फोकस आपसे हट के उस पेन पे चला जाए या उस मार्कर पे चला जाए, तो देन लीव इट। आप आई कांटेक्ट अपना बना के रखें, अपनी बात एक्सप्लेन करें, जब बात कंप्लीट हो गई फिर उठा लें। सो फोकस क्या है कि कम्युनिकेशन में आपने इंगेज करना है, आपने दूसरे पर्सन को इंगेज करके रखना है। अगर उस
अगर वो बोल रहा हो और दरमियान में आप कोई डिसएंगेजमेंट कर दें या आप बोल रहे हो वो दूसरा पर्सन डिसएंगेजमेंट कर दे, तो पॉइंट कन्वे नहीं हो पाता, ज्यादा टाइम लग जाता है और वेग लगने लग जाता है। बंदा जितना ज्यादा बोलता है बंदा उतना वेग साउंड करने लग जाता है। ओके सर, जैसे मतलब के एग्जांपल मैं अपनी देती हूँ। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे डेमो दे रही हूँ एज अ टीचर, क्लास स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं और टीचर्स भी 2-3 सामने बैठे हैं, और हम व्हाइट बोर्ड से वो मार्कर से लिख रहे हैं और हमारे पास मार्कर भी एक ही है। देन वो हमारे हाथ से गिर जाती है और हम स्टूडेंट्स को लेक्चर समझा रहे हैं, तो वो तो फिर कम्युनिकेशन के दौरान ही हमें उठानी होगी। एग्जैक्टली कभी आपको ये भी देखना होता है कि अगर आप कम्युनिकेट ही थ्रू रिटर्न कर रही हैं, ठीक है, जी जी या तो आप कम्युनिकेट कर रही हैं वर्बल, उसमें तो आपको जी मार्केट, अगर आप कम्युनिकेट कर रही हैं वर्बल प्लस रिटर्न, फिर तो आपको उस जी। चीज की तरफ नीड है, देन तो यू हैव टू पॉज, सॉरी लेट मी पिक दिस अप, ठीक है, कुछ भी, या प्लीज अगर किसी के पास जाके गिर गया, ठीक है, तो दैट डजंट मैटर। ओके सर, थैंक यू। नो इशू। किसी और को क्वेश्चन? Does Okay. anybody have any other questions? जी साइमा। Yes, Saima. जी सर, फॉर एग्जांपल हमसे कोई चीज़ गिर जाती है ड्यूरिंग डेमो, जिस तरह अनीशा ने कहा, वो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है कि हम जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको ना उठाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि वो जो है डेमो करने वाली ये ना सोचे कि ये लड़की कितनी जो है एटीट्यूड दिखा रही है, देखो कुछ कोई चीज़ गिर गई और उसने उठाया भी नहीं। या ये हो सकता है कि हम उनको फील कराएं कि ये जो चीज़ गिरी है मैं उसको उठाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो डेमो दे रही हूँ उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, इसलिए हम थोड़ा इशारा दे कि कोई चीज गिर गई है लेकिन खैर मैं नहीं उठाऊंगी, इस तरह हो सकता है सर? देखिए, जिस तरह का भी सिनेरियो हो ना, जो अभी अनीशा ने सिनेरियो दिया था उसी से रेलेवेंट सिनेरियो है, इससे मुख्तलिफ सिनेरियो भी आ सकता है। आपने हमेशा प्रिंसिपल्स को समझना है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि कम्युनिकेशन के दौरान इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 2, अगर एक चीज ऐसी डिसरप्ट हो गई है जो कि कम्युनिकेशन में यूज हो रही है, ठीक है, तब आपने पॉज कर लेना है, आपने अपोलोजाइज करके ले लेना है। एंड नंबर 3 ये है कि अगर उस चीज की नीड नहीं है उस कम्युनिकेशन में और आपने उस टाइम अपनी बात कम्युनिकेट कर ली है, आप वर्बली कर रही थी, ठीक है, आपने कम्युनिकेट कर ली है, तो आपने चीज को वापस स्टेटस को में तो लेके आना है, ठीक है। एक चीज, अगर कोई बंदा चलते हुए कहीं रैपर फेंक दे, इट्स अ बैड थिंग, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। क्या आपने अगर पेन फेंका है या आपसे गिरा है, वो आपने उठाना ही है। प्रिंसिपल क्या ज़हन में है कि आपने कम्युनिकेशन को नहीं अफेक्ट होने देना। अगर उसकी वजह से, उसको ना उठाने की वजह से कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है, देन यू हैव टू चूज कि आपने उसको उठाना है, ठीक है। और थर्डली चीज क्या थी कि आपने लाजमी चीज को वापस प्रेजेंट पे लेके आना है। प्रेजेंट इज कि मार्कर इज इन योर हैंड, ठीक है, जो मार्कर पड़ा था टेबल पे, वो टेबल पे ही वापस आना है, ठीक है, तो वो तो आपको वापस करना। एनी अदर क्वेश्चन? हरीम प्लीज। हरीम ने हैंड रेज किया हुआ है। हरीम, आर यू देयर? यस सर। सर आई वांट टू आस्क कि अगर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो उसकी स्किल से रिलेटेड नहीं है। जी जी। जी कि हरीम, वो हमारे कंप्लीट लिए करें। एक वीकनेस ना बने कि हमारी एजुकेशन इस फील्ड में। सॉरी, आपका पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैन यू रिपीट? ओके सर, आई एम सेइंग कि अगर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक उसकी जो है वो डिफरेंट फील्ड में है, बट जो स्किल ऑफर वो कर रहा है वो डिफरेंट फील्ड की है, तो उस एजुकेशनल बैकग्राउंड को मेंशन करना जरूरी है? और अगर मेंशन हम करें तो उसको किस तरह से हम मेंशन करें अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कि सामने वाला ये ना लगे कि ये बंदा एजुकेशन तो इसकी डिफरेंट है और ये स्किल से रिलेटेड नहीं है, तो ये सूटेबल नहीं है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक हो गया। सो हरीम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें कि ऐसा सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता कि अगर एक बंदे ने कल को डॉक्टर बनना है
तो उसकी एजुकेशन फ्रॉम कह लें आप फ्रॉम मिडिल से लेकर आगे हायर एजुकेशन तक उसी डॉक्टरी पे फोकस करेगी, ठीक है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम उस तरह का बना नहीं हुआ, ठीक है। सो आपके पास इंडस्ट्री में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो मेरे पास डेटा मौजूद है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि 90% और 80% कह लें आप लोग ऐसे हैं कि जो प्रोफेशन वो कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज, उनकी एजुकेशन नहीं लाई करती होती। मेरी एजुकेशन वाज इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, और मेरा जो करियर है दैट इज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। दैट इज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। जो आपको एजुकेशन सिखाती है वो हमेशा प्रिंसिपल सिखाती है। जब मैं आपको अब ये पीछे एक चीज समझा रहा था कि मार्कर इस तरह गिरे उस तरह गिरे, अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, सारी चीजें भूल जाएं, आपको प्रिंसिपल समझने हैं, ठीक है। सो एजुकेशन आपकी जो होती है ना वो आपको बेसिक प्रिंसिपल सिखाती है। अगर कोई बंदा फॉर इंस्टेंस, अब एग्जांपल से बात कर लेते हैं, कोई बंदा केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हुआ है, अगर कोई बंदा केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो जाता है तो आपकी जितनी भी साइंसेज हैं, आपकी नेचुरल साइंसेज जितनी भी हैं, ठीक है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स तो तकरीबन सारे ही सेम है, ठीक है। देयर इज अ साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू रिसर्च हो रही होती है एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आप किसी और फील्ड में अगर जा रहे होते हैं तो आप उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेस पर खुद को बिल्डअप कर रहे होते हैं, ठीक है, और वही आपकी रेलेवेंस दिखा रहा होता है। बट अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने बैचलर्स भी किया हुआ है इन केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद बीएड भी किया हुआ है, उसके बाद पॉलिटिक्स भी पढ़ ली है, ठीक है, देन यू डोंट हैव टू मेंशन वो वाला एक्सपीरियंस जो आपका इररेलेवेंट है, ठीक है। अभी तो जानने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि क्या इस पर्सन ने बैचलर्स किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस बंदे की इतनी ग्रूमिंग हो चुकी होती है कि वो आपका जो लिटरेट वाला काम होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये कल को उनके अंदर एबिलिटी होती है टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं अंडर। तो अगर तो इस तरह का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटिक्स, किसी रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के लिए, ठीक है, तो फिर आपको नहीं जरूरत कि आप अपना बीएड मेंशन कर रहे हो, ठीक है, या आप अपना बैचलर्स मेंशन कर रहे हो, आप अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हैं। जी आ गया। आलिया, Yes, Alia, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें असेसमेंट बेस्ड टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, तो हम 6 मेंबर्स का ग्रुप था। अगर हमसे इंटरव्यू क्वेश्चन करता है तो 1 बाय 1 सबसे कर रहा था, मगर ये था कि हमारे 1-2 मेंबर ऐसे थे जो जवाब नहीं दे पा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, तो हमने डायरेक्ट से उनकी जगह आंसर कर दिया। तो हमें क्या इस तरह आंसर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सॉरी, आप कह रही हैं कि एक प्रोजेक्ट था जिस पे आप लोग टीम में काम कर रहे थे एंड इंटरव्यूअर्स आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा था ऑन योर स्पेसिफिक पार्ट। जी सर। तो आपको अपने स्पेसिफिक पार्ट का आंसर करना है। सॉरी अगर मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया है तो। जैसे कि हमें एक सिनेरियो प्रोवाइड किया गया है और उस पर ही वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम टीम वर्क काम कर रहे हैं ना, तो वो टीम वर्क के लिहाज से क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन हमसे कर रहा है, हम तो अपना क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, मगर अगर सेकंड पर्सन से कर रहा है और वो हिचकिचा रहा है, जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा, तो टीम का दूसरा मेंबर उसकी जगह आंसर कर सकता है या नहीं? ठीक हो गया। सो एक तो बिल्कुल सिनेरियो से रेलेवेंट की चीज है कि किस तरह के ग्रुप की बात हो रही है, और इंटरव्यूअर जो आपका पर्सन है जो पूछ रहा है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या वो उस पर्सन को टेस्ट आउट करने के लिए सवाल पूछ रहा है या जनरली एक ग्रुप से मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया जाता है। अगर तो एक टीम है 4 से 5 लोगों की, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और देन द पर्सन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, तो उसके अंदर अगर कोई बंदा हिचकिचा रहा है तो आप दरमियान में उसको हेल्प आउट करने के लिए यू गिव कीवर्ड्स, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि तो पहला डू ये था स्पीक क्लियरली, सेकंड एक्टिवली, और थर्ड जो था वो था एग्जांपल से कुछ रेलेवेंट, तो आप फौरन से दरमियान में कीवर्ड दे देते हो कि आपको अपनी स्किल्स हाईलाइट करनी, ठीक है, तो उस बंदे को ये चीज याद आ जाती है। पर अगर टेस्ट आउट की चीज की जा रही है कि उससे ही पूछा जा रहा है,
तो दरमियान में अगर आप इंटरप्ट करते हैं तो दैट साउंड्स लाइक और दैट इज कैटेगराइज्ड एज बैड मैनर्स, कि आप दरमियान में पूछा किसी और से जा रहे हैं और आप दरमियान में बता रहे हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। फाइजा प्लीज लास्ट क्वेश्चन एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। फाइजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है चैट पे। परफेक्ट। फाइजा, Yes, क्वेश्चन आपने ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या स्टडी किया है? तो फाइजा, वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड। अगर इस टॉपिक से, अगर इसी स्लाइड से रेलेवेंट है तो बता दे, नहीं तो इसको मैं आगे जाके आंसर करता हूं। नहीं, बस मेरा बस से रिलेवेंट है, लास्ट में पूछ लूंगी। श्योर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो हमें अच्छा कम्युनिकेशन करने से रोकते हैं हमेशा, और वो बहुत ही कॉमन बैरियर्स हैं। उनको कैसे आपने केटर करना है, उसमें फर्स्ट बैरियर जो होता है दैट इज लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, हम में से काफी लोगों को अंग्रेजी सही से बोलना नहीं आती, ठीक है, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज हमारी मदर टंग कोई और है और हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई और है, और हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अभी चल रहा है एजुकेशन में वो भी डाइवर्स है, कहीं उर्दू में हो रहा होता है, कहीं इंग्लिश में हो रहा होता है। ठीक है, सो कभी भी इंटरव्यूअर आपको अगर अंग्रेजी में सवाल कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अंग्रेजी में ही जवाब देना है। ऑल्दो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अगर आप यूएस में कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी रिमोट जॉब के लिए, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं जहां मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ही इंग्लिश। ठीक है, बट इन पाकिस्तानी कंपनीज या पाकिस्तानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो पहली बात तो आपको ये ज़हन से निकाल देनी है कि आपको लाजमी अंग्रेजी जुबान में नहीं बात करनी अगर कोई आपसे अंग्रेजी में सवाल कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कुछ मल्टीनेशनल होंगी जिनका जो पाकिस्तान ऑफिस भी होगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अदरवाइज ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बट स्टिल टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट वी हैव टू लर्न अंग्रेजी की जो जुबान है इसको हमें सीखना ही सीखना है। वो आप कैसे सीख सकते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है? आईने में देख के बोलें, ठीक है, अपने दोस्तों में बैठे होते हैं उनके साथ बोलें। ठीक है, आई रिमेम्बर अ टाइम जहाँ हम व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हम दोस्त आपस में बैठ के बोला करते थे। उसमें जाहिर है दोस्त हैं, एक दूसरे में गपशप भी होती है, तो हर तरह की बात बंदा कहने की कोशिश करता था, और सबसे डिफिकल्ट बातें आप अपने दोस्तों में ही कर रहे होते हो। वैसे तो आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, वो तो सेंटेंसेस भी याद होते हैं। जब दोस्तों में आप कम्युनिकेट करते हो ना और अंग्रेजी जुबान में, तो आप नई चीजों की भी चाह आती कि अच्छा इस चीज को क्या कहेंगे। अगर हम रेडी के बारे में बात करें, रेडी को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, तो आप रिसर्च करते हो। जो थर्ड चीज आप यूज कर सकते हो दैट इज लैंग्वेज एप्स। अभी आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, हर बंदे के पास तकरीबन फोन एग्जिस्ट करता है, हर हाउस होल्ड में आजकल एग्जिस्ट करता है। लैंग्वेज एप्स इतने ज्यादा हैं जो फ्री हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। बट मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे ज्यादा, वो आजकल हमारे पास एआई असिस्टेंट्स आए हुए हैं, जैसे हमारे पास जेमिनाई है गूगल की तरफ से, और चैट जीपीटी भी सपोर्ट करता है वॉइस कमांड। तो अगर आप उनसे बात करेंगे, खास तौर पे जेमिनाई जो है हमारे पास गूगल की प्रोडक्ट जो है, ये कुछ फोन्स में गूगल असिस्टेंट्स के नाम से होती है, गूगल असिस्टेंट के नाम से, और कुछ जगहों पे ये जेमिनाई के नाम से आती है। बिल्कुल, तो कोई भी एआई टूल आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करें। उसमें होता यह है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं अंग्रेजी जुबान में, तो वो वापस आपसे कम्युनिकेट करता है अंग्रेजी जुबान में, तो आप फिर उनको जवाब देते हैं, वो आपसे जवाब देते हैं। सो ऐसे ही समझें कि आपके पास एक कह लें एक वर्चुअल दोस्त है जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, जो आपको जज भी नहीं करेगा। कुछ लोगों को ये होता है दोस्तों के साथ बात करेंगे अंग्रेजी में, अगर मेरे से सही बात नहीं होगी तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो एआई असिस्टेंट्स जो है वो तो आपको जज भी नहीं कर रहे होते, इट्स बिटवीन यू एंड देम ओनली। ठीक है, जब मर्जी चाहें पूरी चैट डिलीट कर दें, जब मर्जी चाहें जहां बैठ के कमरा लॉक करके बेशक बात कर लें, नो इशू। ठीक है, तो एआई असिस्टेंट्स जो है इनको आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। अभी किसी ने यहाँ मेटा एआई लिखा है, बिल्कुल वो भी यूज कर सकते हैं आप। जेमिनाई लाइव भी यूज कर सकते हैं, और इतने ज्यादा एआई प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं, उनको यूज करें। सो दैट विल बी अ परफेक्ट प्रैक्टिस अगर आपने लैंग्वेज बैरियर जो है अंग्रेजी जुबान का, इसको आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट वी हैव नर्वसनेस। नेचुरल सी चीज है, जब हमारी लाइफ में कोई इंस्टेंस पहली दफा हो रहा होता है। अब जाहिर है इंटरव्यू तो बंदा जिंदगी में कई दफा देता है, पर हर इंटरव्यू इन इटसेल्फ पहली दफा ही हो रहा होता है। उस इंटरव्यू में जो आप बैठने लगे हैं वो तो आपने जिंदगी में पहले नहीं दिया।
तो हर चीज एक नई चीज जो होती है हमारी लाइफ में वो हमें नर्वस करती है। सो नर्वस होने में ये होता है कि जैसे इंसान नर्वस होता है तो हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी सांस की रफ्तार को भी तेज करते हैं, और वो फौरन से फिर आपकी बाकी बॉडी को भी इफेक्ट, आपके थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। सो द बेस्ट एक्सरसाइज इज कि आप जब भी आपको इस तरह की कोई सीन हो तो एक तो आपने प्रैक्टिस की हुई हो, जो एक आपको फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चंस आपको पता है कि दीज आर एक्सपेक्टेड, उनकी आप प्रैक्टिस करें। एंड नंबर 2 आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जस्ट जब भी फील करें थोड़ा नर्वस, इनहेल करें, एक्सहेल करें बिल्कुल आराम से। इससे होगा क्या आपकी ब्रीदिंग जो है ये थोड़ी नॉर्मल होगी। जैसे ब्रीदिंग नॉर्मल होगी खून की रफ्तार भी नॉर्मल होगी, आपका थॉट प्रोसेस वापस से नॉर्मल पे आएगा, और आप जो प्रेशर जो आप फील कर रहे हो वो आपको खत्म हो जाएगा। थर्ड चीज जो है हमारे पास, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, और ये कैसे खत्म होगा? या तो आप पहले वाली जो चीज है आपके पास, ए असिस्टेंट्स के साथ प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, या मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तीनों चीजों में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, तीनों चीजें प्रैक्टिस डिमांड करती हैं। दिस इज सम प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू बिफोर द इवेंट। कोई भी इंटरव्यू है या आपकी कोई भी डिस्कशन है, उससे थोड़ी देर पहले आपने करनी है। और ये जो ऊपर वाली 2 चीजें हैं, ये चीज ऐसी है जिसपे आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, और ये चीज आपकी ऐसी है जिसपे आपने इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आप काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो तीनों चीजें आपसे क्या डिमांड करती हैं? प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस ज्यादा करनी। Again, the tip is confidence comes with practice and preparation. ठीक है, so that was all from my side. इस पे किसी का कोई क्वेश्चन कॉमन बैरियर्स पे, कोई और बैरियर जो यहाँ नहीं मेंशन किसी के ज़हन में आ रहा है तो प्लीज बताएं। जी, एनीबडी? नो? जी अलीशा। सर एज यू मेंशन के लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, वो लाइक हमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना चाहिए। तो आई थिंक कि अगर हमारी जो है इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम किसी के साथ जो है वो अच्छे से नहीं बोल सकते, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसे काम करेगा कि अगर हम इंग्लिश गलत भी बोल रहे हैं ना, तो फिर भी हमें वो अफेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ फुल, और अभी मुझे आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है, और मैं जो है वो टेंसेस का और ये सारा इंग्लिश के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका ध्यान नहीं कर रही, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। सो मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि अगर हम इंग्लिश गलत भी बोल रहे हैं तो हमें वो चीज़ अफेक्ट ना करे। परफेक्ट अलीशा, आपके रिस्पांस के आधे पार्ट से तो आई एग्री, आधे पे मेरा ये रिस्पांस है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल मैटर करता है कि आप क्या चीज कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, बट द होल क्रक्स ऑफ दिस होल वर्कशॉप और जो हम बात जिस पे आज डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज कि हमने कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ इंटरव्यू में, ठीक है, बट मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है, अंग्रेजी में, जिससे मेरी बात ही समझ नहीं आ रही अगले पर्सन को। सो द होल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन हैज फेल्ड। ठीक है, कॉन्फिडेंस वाली चीज आपका एक प्लस पॉइंट आ गया इंटरव्यूअर के पास कि बंदा कॉन्फिडेंट है या बंदी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट आपकी बात तो ना समझ पाए क्योंकि आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट ना किया। सो ऑलवेज चूज दैट मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आप कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर सकें। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपने प्रैक्टिस, अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट तब होगा जब आप उस जुबान के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ एआई असिस्टेंट्स। ये चीजें अगर आप करते रहेंगे तो वक्त के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। पर प्रिंसिपल ज़हन में क्या रखना है? अपनी बात सही से कम्युनिकेट करनी है, चाहे वो अंग्रेजी में हो रही है चाहे वो उर्दू में हो रही है। जी अलीशा, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? यस सर, मैं एग्री करती हूँ आपकी सारी बातों से, बट मैं ये लाइक जो पॉइंट बोल रही थी कॉन्फिडेंस का, वो स्टार्ट में मींस जब हमारा स्टार्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा हेसिटेट होते हैं बोलने से,
और जब हम अपनी कॉलेज लाइफ से बाहर आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, अपनी बात कैसे डिलीवर करनी है। तो वहाँ पे लाइक मैं यही जो पॉइंट है लेके चलती हूँ कि वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू इम्प्रूव आवरसेल्फ कि हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई एग्री। किसी और को क्वेश्चन या कोई रिस्पांस ऑन दिस कॉमन बैरियर वाली चीज? नो, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन आंसर्स। इसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऑन कम्युनिकेशन। रिगार्डिंग इंटरव्यूज आप कुछ पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग रिटन कम्युनिकेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका रेलेवेंट आ रहा है, हायरिंग से रेलेवेंट, आप वो भी पूछ सकते हैं। Thank you so much, Shakil, for such an insightful session. I personally enjoyed the session a lot. It was an insightful session. बहुत मजा आया session का. I would like to pose a question. I would like to ask that do you think that you have hired a successful candidate जो आपको first interview में लगा हो that this is my best candidate, I'm going to hire him right away. So can you share a story of your most successful candidate? जी मारवा, काफी कैंडिडेट्स हैं। अभी रिसेंटली there was a position of admin manager in my company. और last admin manager resigned और फौरन से वो चला गया, didn't serve the notice period. हमें बहुत जल्दी एक कैंडिडेट हायर करना था। हुआ ये कि we started interviewing, टाइम बहुत ही शॉर्ट था हमारे पास। और अब जब टाइम आपके पास शॉर्ट होता है ना, तो आपको कुछ बेट्स लेनी पड़ती हैं। तो बेट्स लेते हुए हर इंटरव्यूअर जो होता है वो अपने ज़हन में कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैंने कैंडिडेट के अंदर ये चीजें देखनी है, अगर ये होंगी तो बाकी चीजें कोई नहीं, वो उन पे मैं रिस्क ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे ये चीजें देखनी है और बाकी मैं इररिलेवेंट कर दूंगा, या वो बंदा आके सीख लेगा बाकी चीजें। मैंने 2 से 3 चीजें आइडेंटिफाई की उस जॉब से रेलेवेंट, जिनमें ऑफ कोर्स एक चीज ये थी, बिकॉज द पर्सन जो कि एडमिन मैनेजर होगा कंपनी का, उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करना है। So one of the thing was communication, और वो भी कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ऑफिस की प्रेमिसेस पे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। आई जॉटेड डाउन 2-3 जो रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज थी रिगार्डिंग दैट रोल, जिसमें एक थी कम्युनिकेशन एंड सेकंड उस जॉब के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो उनको शॉर्टलिस्ट करके आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल। एक टाइम केम के आई हैड 2-3 पीपल जिनमें से मुझे शॉर्टलिस्ट करना था। Since the time was short और एक और इंटरव्यू आप नहीं करवा सकते थे, तो I went with कि किसका कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है, and I hired that guy. So when he came in, उसका कम्युनिकेशन अच्छा था, बट जिन चीज़ों पे मैंने बेट किया था कि चले मैं बेट ले लूंगा ये, उन चीज़ों में the person did not perform initially, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप एज इंटरव्यूअर या एज मैनेजर आप काफ़ी परेशान हो जाते हो कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं कर दिया, बट जब आपका प्रिंसिपल स्टांस जो हो वो सही रहा हो, आपने अगर अपनी प्रायोरिटी सही सेट की हो, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। हुआ ये कि दैट पर्सन आई कम्युनिकेटेड टू हिम कि आपको ये चीजें भी फौरन से सीखनी है वो। माशाल्लाह से अब दैट पर्सन व्हिच वी हैव हायर्ड, हर बंदा उसकी आगे तारीफ करता है कि यार ये आपने जो बंदा हायर किया ना, दैट इज द बेस्ट एडमिन मैनेजर इन लास्ट 4 years, ठीक है। होता है, आप बेट लेते हैं, कभी कभी इट गोज रॉन्ग भी, ठीक है, बट आपको जिन चीज़ों पे बेट जिनको हमेशा आपको फिल्टर आउट नहीं करना चाहिए, वो एक चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर आप बाकी चीज़ें सारी रख लें कि हाँ इसको ये सॉफ्टवेयर भी आता हो, ये भी आता हो, वो भी आता हो, ठीक है, बट अगर वो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, आप अपना पॉइंट नहीं समझा पाते उसे, वो आपका नहीं समझ पाता, वो किसी तीसरे डिपार्टमेंट वाले को अपना पॉइंट नहीं समझा पाता, सो द एंड रिजल्ट इज chaos. Great to hear. Yes, Faiza, you had a question. Please ask your question. Faiza and Anisha. Yes, Faiza, please. मेरा क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड था कि आपने ह्यूमन रिसोर्स में जो डिग्री लिया वो जस्ट ह्यूमन रिसोर्स में ही है या फिर वो मेजर जो होता है? Okay, so Alicia, my education is in economics and politics from LUMS, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स की जो मेरी एजुकेशन है दैट इज फ्रॉम ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ लर्निंग टूल्स हैं आपके, उनके थ्रू हुई है।
अगर मैं उनके नाम लूँ, आपके पास जितने भी ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं, इस टाइम यूडेमी है, आपके पास कोर्सेरा है। सो द मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट आई गेन्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो इन टूल से लिया हुआ है। ठीक है, जो आपको एजुकेशन सिखाती है वो आपको सिखाती है कम्युनिकेशन, और हर जॉब के दरमियान में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज कोलैबोरेशन विद पीपल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका कम्युनिकेशन, ये चीजें आपको हर डिग्री सिखा देती है। बेसिकली सो मेरा पूछने का मतलब मकसद ये है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह से रिक्रूटिंग हो गया, टैलेंट एक्विजिशन, तो सबसे ज्यादा जो है किसमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है, उसकी कौन सी ब्रांच में, एचआर ऑपरेशंस या किस चीज में होती है? ओके ओके, एचआर तो फायदा आपका क्वेश्चन मुझे आप समझ आया। यू वांट टू नो कि हाउ मच, कि कौन सी स्किल कितनी ज्यादा मार्केट में डिमांडेड है इस टाइम, राइट? जी, मींस एचआर में हाँ ह्यूमन जी, रिसोर्स में बिल्कुल बिल्कुल। किया। सो फायजा, पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली अगेन, पाकिस्तान बड़ी डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान के केस में अक्सर अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ जाता है। ठीक है, वो क्यों बोलना पड़ जाता है? क्योंकि वी हैव अ लॉट टू लर्न राइट नाउ। ठीक है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन एचआर में काफी चीजें हैं, बट एचआर को पाकिस्तान में समझा जाता है कि इस बंदे ने एक तो बंदे हायर करने, एंड नंबर 2 इसने कंपनी में लोगों की सैलरियां निकालनी है। ठीक है, लोगों को रखना है, निकालना है, और सैलरियां निकालनी है। ठीक है, इन दो चीजों को समझा जाता है। सो पाकिस्तान में फिर अगेन ऑब्वियसली फिर इन्हीं दो की सबसे ज्यादा डिमांड है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, एंड नंबर 2 जिसको हम एचआर ऑपरेशंस भी कह देते हैं, और कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो फील्ड हैं, ये दीज आर मोस्ट डिमांडेड, ज्यादा जॉब्स इसकी होती हैं। बट देर आर अल्हम्दुलिल्लाह काफी कंपनीज आ रही हैं, इवन सम ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेस इन लाहौर, ठीक है, जिन्होंने बाकी एरियाज पे भी काफी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय वेलबींग पे बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया। सो दैट इज अ गुड वुमेन, अगर आप लर्निंग। बिल्कुल। तो बेसिकली जो ना जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनकी होती है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स में मास्टर्स हो, या ह्यूमन रिसोर्स में आपकी ग्रेजुएशन हो। मेरी जो है, मेरा इसलिए पूछ रही थी क्वेश्चन क्योंकि मेरा जो है वो मेजर है, मींस मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री है और उसमें मेजर ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स और एचआर के लिए वो रिक्वायर करते हैं कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स में ही डिग्री हो। आई थिंक आपका जो इसका एक्सपीरियंस आप मेंशन करेंगे जी फायजा, सो आपका जो अभी रेलेवेंट आप जो एजुकेशन मेंशन कर रही हैं, तो दैट इज द सेम जो रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है, ऑल्दो दे राइट एज कि आपका बैचलर या मास्टर्स चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स, बट इफ यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बैचलर्स है, पर आपका मेजर्स जो है वो रहा है इन ह्यूमन रिसोर्स, तो यू आर अ रेलेवेंट एजुकेशन वाले पर्सन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस मांगते हैं ना वो एचआर की, तो वो अगर हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है? और कौन सी बिल्कुल रिसोर्सेज तब वो बता दें। बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है। आप अगर ह्यूमन रिसोर्स में मजीद अगर आप देखना चाह रही हैं, तो द कंटेंट ऑन कोर्सेरा इज वेरी हेल्पफुल। कोर्सेरा का जो कंटेंट है वो बहुत सो थोड़ा सा एक आपको बिगर पिक्चर भी दे देता हूँ, सिंस आप काफी रेलेवेंट इस फील्ड की रिसोर्स पर भी नजर आई हैं। सो दुनिया में कुछ सर्टिफिकेशन फर्म्स हैं, जैसे HRCI है। ठीक है, जैसे सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, शर्म जिसको बोलते हैं। सो वो वाली जो पूरी दुनिया में रिनाउंड सर्टिफिकेशन की कंपनीज हैं, जो HR प्रोफेशनल को सर्टिफाई करती हैं, वो कंपनीज जिन जिन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो आपको रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसमें जो कोर्स एरा है उसके साथ HRCI की भी पार्टनरशिप है और शर्म की भी पार्टनरशिप है। सो वो अपने काफी कोर्सेज वहाँ दिखा रहे होते हैं। एंड देन लिंक्डइन लर्निंग जो है, लिंक्डइन जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इट्स कॉस्ट अराउंड 3,000 to 4,000 पर मंथ। सो उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट जो श्याम ने प्रोवाइड किया हुआ है या HRCI ने प्रोवाइड किया हुआ है। सो अगर आप और सीखना चाहती हैं ह्यूमन रिसोर्स में, तो आइदर चूज कोर्सेरा या फिर आप लिंक्डइन लर्निंग चूज कर सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग में बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड होती है उनकी जॉब से कोर्सेज वगैरह, उनके लाइसेंस। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि स्पॉन्सर करती हैं एम्प्लॉय की लर्निंग जो होती है।
Thank you so much, Shakil, for answering the questions so patiently. अगर आप हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, so if you're No, no, it's not. available, क्या आप और questions ले सकते हैं? तो there's another question No, in the sure. chat book. कि from your experience, what are the most effective communication habits that top performing candidates consistently display? From your experience, what are the most effective communication habits that top performing candidate consistently display? I would say कि number one, non-verbal जो आपका है, non-verbal में eye contact, ठीक है, that is very important. ये वाली skill जो display कर रहे होते हैं, ये काफी effective होती है. And number two is अगर कोई बंदा बार बार फॉलो अप कर रहा होता है और वो इंटरव्यू भी अच्छा देके गया होता है, तो दैट शोज अ लॉट कि बंदा वाकई इंटरेस्टेड है. ठीक है, तो दीज टू थिंग्स जो हैं, दे स्टैंड आउट फॉर मी एट लीस्ट. Thank you so much. I have shared a feedback form in the chat box. I would like all the participants to please fill the form. And if there are any other questions, please go ahead. जी, Am I audible? जी जी. Yes, yes. So I have a question that how can we improve our problem solving skill? ओके, सो अलीशा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी आप करते हैं, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल समझने की बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से हमारी मुराद क्या है. मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गया है आपका, लेट्स टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आपके लैपटॉप पे अपडेट्स आई हुई हैं, ठीक है, और वो आपको कह रही हैं कि भाई अभी पीसी आपका शट डाउन होने लगा है. ठीक है, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट हो जाती है कि आप कैसे इसको, आपको अभी मीटिंग अटेंड करनी है पर साथ में आ रहा है कि भाई आपका पीसी इतनी देर में बंद होने लगा है. ठीक है, सो नंबर वन आपका प्रायर नॉलेज काम आ जाता है इस चीज में. ठीक है, कि आपको लैपटॉप की सेटिंग्स का पता है. ठीक है, आप सेटिंग्स में जाएंगे, आप उसको पॉज कर देंगे वक्त के लिए, या उसको स्नूज कर देंगे या व्हाटएवर. ठीक है, इस तरह की चीज. सो ये सारी चीजें जो हमने की हैं, ये आप देखो तो दीज कम अंडर रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, जब हमने इनिशियल डेफिनेशन में गए थे कम्युनिकेशन की, दैट वाज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स ओनली, इवन मशीन और इंसान के दरमियान. ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपकी हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम योर रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, कि आपको कितना अच्छा है, और दूसरा सेकंड वन आपका जो नॉलेज है उस चीज के बारे में. ठीक है, और जो सबसे चीज अच्छी जो होती है ना, जो आपको आपके माइंड को ट्रेन कर सकती है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज रूट कॉज एनालिसिस. ठीक है, आप रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं, आपको वहां कोई भी चीज नजर आती है कि फॉर एग्जांपल रोड के दरमियान में जो सीवरेज के हमारे वो पड़े होते हैं, उठा के साइड पे रख देते हैं उनके ढक्कन. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी कॉमन सी. ठीक है, आप जा रहे हैं, वहां कोई बंदा रोड के ऊपर लेटा हुआ है, दरमियान में वो जो फुटपाथ होता है उस पर लेटा हुआ है. इसको रिवर्स रीजनिंग में जाके इसको सोचें. ठीक है, कि यार ये क्यों यहाँ लेटा हुआ है. ओके, इसके पास घर नहीं है. घर क्यों नहीं है? ओके, पीछे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते 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 यू कम टुवर्ड्स द रूट एनालिसिस. कि क्या हुआ, इसको किसी ने घर से निकाल दिया, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई वेलफेयर होम्स नहीं बनाए, क्या हुआ. ठीक है, करते 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 व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस. ठीक है, जब आप चीजों के अंदर एक जाल बुनना शुरू कर देते हो कि ये चीज इससे कनेक्टेड है, ये चीज इससे कनेक्टेड है. ठीक है, तो आपकी वहां टेस्ट हो जाती है. यहाँ मैं आपको बड़ा ही एक आसान सा एक टिप दे देता हूँ, बाकी लोग भी यहाँ समझ लेंगे. सो देयर वाज अ कंपनी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें हमें कहा गया कि आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाएं जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए टू टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. तो पता है हमने क्या क्वेश्चन बनाया? हमने ये क्वेश्चन बनाया कि हर कैंडिडेट से हम पूछते थे कि फ्राइडे वाले दिन 2 बजे लाहौर की सड़क पे कितनी गाड़ियां होंगी. ठीक है, और हमने कहा कि हमें इससे नहीं लेना देना कि आप सही नंबर बता रहे हो या गलत नंबर बता रहे हो, हमें सिर्फ आपसे ये जानना है कि आपके थॉट्स क्या हैं, आप इस नंबर तक पहुंचे कैसे हैं. ठीक है, सो अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचेंगे, मैं थोड़े हिंट्स दे देता हूँ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे चीजों की रिलेशन बिल्डअप करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते होते हैं. ठीक है, जुम्मे का टाइम है, जुम्मे का टाइम इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? ठीक है, कि 2 बजे के टाइम में ज्यादा जगहों पे जुम्मे की नमाज हो रही होती है. ठीक है, तो मतलब आपकी जो गाड़ियां हैं, आपको पहले ये देखना है कि कितने % लोग उस टाइम मस्जिद में होंगे. ठीक है, सेकेंडली आपको उस लाहौर की बात हो रही है, आपको सिटी की पॉपुलेशन वाला फैक्टर ध्यान में रखना है. उसके बाद गाड़ियों की बात हो रही है, बाइक्स की बात नहीं हो रही, तो आपको वो फैक्टर भी रखना है कि हाउ मेनी पीपल अमंगस्ट
100 people own a car, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एक नंबर देते हैं, वो कहते हैं आप इस नंबर तक कैसे पहुंचे, तो देन यू गिव योर रीजनिंग, दैट शोज कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। जी, Thank you so much. Thank you so much for such a detailed response, Shakil. Thank you so much. It was such a wonderful session. And yeah, we have a very nice compliment for you in the chat as well. It was a very nice session. Thank you for handling all the questions so patiently. And thank you for joining us. I hope that everything is answered, and I think we have taken a lot of your time, so we should end the session. If you want anything to add, you can do so. But if you have any questions to ask from the participants, you can go ahead. नो इशू एट ऑल, आई एम मोर देन हैप्पी कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और आई होप कि लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे। और जो की टेकअवेज हैं वो भी मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए हुए हैं कि किन चीज़ों पे अगर आपको समराइज करना हो इस पूरे सेशन को, यू कैन समराइज इट विद दैट। और आई वुड विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक विद देयर जॉब सर्च, या जो करियर की जिस स्टेज पे भी है, यू पीपल आर वंडरफुल। और व्हाट आई हैव सीन इज कि पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और अनफॉर्चुनेटली हमें रिसोर्सेज उस तरह के नहीं मिलते, हमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से हम उस तरह ग्रो नहीं कर पाए। जब यही हमारी यूथ दूसरे मुल्कों में जाती है तो इट स्टैंड्स आउट। अगर कहीं नहीं करती तो उसकी रीजन यही होती है कि पीछे जिस एनवायरनमेंट से हम आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू ओन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि इसको हमने ठीक तो हम नहीं करना है। Yeah, that's such a positive outlook. Thank you so much. नो इशू, ओके जी, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz. Allah Hafiz.